नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट इंडिया में। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं दिल्ली में बरामद किए गए लगभग 66 किलो सोने की खबर से। दिल्ली में डीआरआई ने 2 ट्रकों से लगभग 66 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ बताई जा रही है। ये सोना 2 ट्रकों में उसकी तेल की टंकी में भरकर भारत म्यांमार बॉर्डर से दिल्ली लाया जा रहा था। पुलिस ने लगभग 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, कैसे ये लोग यहाँ तक सोना ले आए और डीआरआई ने कैसे पकड़ा, और वो भी जो तेल की टंकी में भरकर ये सोना लाए थे? देखिए, बिल्कुल डीआरआई को सूचना थी कि 2 ट्रकों में काफी ज्यादा सोना आ रहा है, जो कि म्यांमार से के रास्ते भारत पहुंचा है और यहाँ से पंजाब ले जाने की तैयारी में है। इसी सूचना पर डीआरआई ने रेड की और रेड करने के बाद 2 ट्रकों को जब्त किया। इन 2 ट्रकों के फ्यूल टैंक में करीब 400 सोने के बिस्कुट थे, जिनका कुल वजन करीब 66 किलोग्राम था। और इस सोने की जो बाजार में कीमत है वो करीब 35 करोड़ रुपए है। तो डीआरआई ने जो ट्रक में लोग सवार थे, कुल 5 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। इन लोगों ने पूछताछ में ये कहा है कि ये सोना पंजाब ले जा रहे थे। अब पंजाब में ये सोना कहाँ सप्लाई होना था, उसको लेकर डीआरआई इन 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। डीआरआई ने केस दर्ज करने के बाद जो पूरा सोना है उसको जब्त कर लिया है। ये काफी बड़ी बरामदगी है और अब ये जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये सोना तस्करी कर किसको पंजाब में दिए जाने की तैयारी थी। जी जी मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर। सुप्रीम कोर्ट हाथरस पीड़िता के परिवार वालों से मिलने जा रहे केरल के पत्रकार कप्पन सिद्दीकी की रिहाई को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि केरल जर्नलिस्ट ऑफ वर्किंग एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई कप्पन की रिहाई की याचिका सुनने योग्य नहीं है। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि कप्पन लगातार अपने बयानों से गुमराह कर रहे हैं और वो अपने वकीलों के संपर्क में हैं। कोर्ट में यूपी सरकार ने यह भी कहा कि कप्पन पत्रकार के तौर पर एक कवर लिए हुए थे, जबकि वो पीएफआई के सचिव हैं और वो हाथरस कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जा रहे थे। इस पूरे मामले में जो जिस एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर की गई है, उसकी तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में मौजूद रहे और वहीं यूपी सरकार की तरफ से एसडी तुषार मेहता जिरा कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद हैं। आशीष, काफी अहम ये सुनवाई थी क्योंकि लगातार सबकी नजरें इसमें थी। जिस तरीके से इस गिरफ्तारी पर जो इस गिरफ्तारी पर तमाम सवाल उठ रहे थे यूपी पुलिस पर, क्योंकि उन्होंने 6 अक्टूबर को एक गिरफ्तारी की थी और कहा था कि एक इंटरनेशनल साजिश हो रही थी, पीएफआई के लोग जा रहे थे हाथरस और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की बात कही गई। तो क्या कुछ कहा इस हलफनामे में और कोर्ट का क्या रुख है इस पूरे मसले पर? जी देखिए, कोर्ट 1 हफ्ते बाद ये सुनवाई करेगा। कपिल सिब्बल को कहा गया है कि वो इस हलफनामे को पढ़ें, इसका जवाब तैयार करें और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। दूसरी बात, यूपी सरकार यहाँ बहुत बड़े आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि तमाम जो आरोप लगाए गए हैं कि जेल में उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, परिवार वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, वो सब बेबुनियाद है। और 3 बार कप्पन ने जेल से अपने परिवार वालों से बात की है नवंबर के महीने में, लेकिन कभी भी किसी परिवार वाले ने मिलने की इच्छा जेल में जाकर के नहीं जताई है कप्पन से। दूसरी बात, वकील हमेशा उनसे मिलते रहे हैं और ट्रायल कोर्ट में जब उनकी सुनवाई चल रही थी 6 अक्टूबर को, तो भी उनकी तरफ से वकील वहां पर पेश हुए थे। तो यूपी सरकार कह रही है कि बार बार वो अपने बयान बदल रहा है, झूठे बयान वो दे रहे हैं। वो पत्रकारिता की आड़ में, एक पत्रकार होने की आड़ में दरअसल हाथरस जा रहे थे जातिवाद को और भड़कावा देने के लिए और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए। ये उनका दावा है यूपी पुलिस का। और वो कह रहे हैं कि पीएफआई की तरफ से वो जा रहे थे और जिस अखबार, केरल के अखबार का पत्रकार होने का वो दावा करते हैं, वो 2018 में बंद हो चुका है। ये यूपी सरकार की दलीलें हैं सारी। तो फिलहाल अभी सुनवाई टल गई है 1 हफ्ते के बाद फिर ये सुनवाई होगी। लेकिन काफी अहम मोड़ पर यहाँ पर है जब यूपी सरकार ने ये भी कहा है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर कोई वकील जेल में जाए और सिद्दीक कप्पन से वकालतनामे पर हस्ताक्षर करवा के लाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड किया है, यानी
अब उनके जो बार बार ये बात हो रही थी कि कप्पन से वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो ऐसा नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड किया। अब कोई वकील वहां पर जाके वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराएगा, साइन कराएगा कप्पन के, और ये मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। जी 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 आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में गो तस्करी को रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है और अगले ही दिन हरियाणा के फतेहाबाद में गो रक्षकों ने गो तस्करी के संदेह में एक वैन पर हमला कर दिया। वैन के ड्राइवर को जबरदस्त पिटाई उसकी की गई। इसके अलावा वैन में मौजूद ड्राइवर को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया और वैन में बैठे 2 लोग फरार हो गए हैं। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बदमाशों को पकड़ने गए पुलिस पर ही बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने पुलिस पर मिर्ची पाउडर फेंका और पत्थरबाजी की। इसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ भागने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कल जबरदस्त पथराव हुआ और हिंसा हुई। ये हुआ मेरठ के सरधना में और सब कुछ होता रहा एसडीएम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में। पूर्व और वर्तमान प्रधान के समर्थकों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुई और ये सब हुआ एक नाले के निर्माण को लेकर। एसडीएम माइक पर दोनों गुटों से अलग होने की बात कहते रहे, लेकिन हिंसा पर उतारू दोनों पक्षों में से कोई पीछे नहीं हटा। बाद में मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के पहुंचने पर हालात काबू में आए। यहां हुई हिंसा में 12 लोग घायल हुए हैं। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। गुरुग्राम में पूजा शर्मा नाम की युवती की गोली मारकर हत्या करने के 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन आरोपियों को भोंडसी इलाके से गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामला लूटपाट का लग रहा है पुलिस को। बदमाशों ने लूट के इरादे से जो गोली चलाई वो एक कार में अपने दोस्त के साथ जा रही युवती को लगी, जिसमें वो घायल हुई और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। युवती के साथ कार में बैठे सागर मनचंदा ने भी गंभीर हालत में पूजा शर्मा को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। ब्रेक के बाद देखिए कि कहां हुई करोड़ों की लूट। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं बिहार में खबर का, जो कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। लड़के ने भागकर गांव की लड़की के साथ शादी की तो गांव वालों ने, जो कि लड़की के परिवार वाले हैं, उन्होंने लड़के की मां को पहले पीटा, उसके बाद उसके कपड़े फाड़ दिए और घंटों तक गांव में घुमाते रहे और बाद में वहीं के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से उसकी मांग में सिंदूर भी डलवा दिया। दरअसल 12 नवंबर को एक ही गांव और एक ही जाति की लड़की के लड़का और लड़की भागकर शादी कर लिए। लड़के ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इसके बाद गुस्साए लड़की के परिवार वालों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला। पीड़ित महिला का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने महिला के साथ मारपीट करने वाले
15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 13 नवंबर को विरार में एक एटीएम कैश वैन की लूट से हड़कंप मच गया था। इस एटीएम कैश वैन में लगभग 4.25 करोड़ रुपए थे। पुलिस ने 6 दिन बाद सभी चोरों को पकड़ करके पैसा बरामद कर लिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चोर लगभग 2 करोड़ 33 लाख रुपए वैन में ही छोड़कर भागे थे और अपने साथ 2 करोड़ 90 लाख रुपए ले गए थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो 3 चोर हैं, मोहित आरू, अक्षय प्रभाकर मोहिते और चंद्रकांत गायकवाड़, जो एटीएम कैश वैन चुराने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उसमें रखी पूरी रकम नहीं ले जा सके और जो ले भी गए उसे छुपा नहीं पाए और पकड़े गए। रात भर हमने ढूंढने के बाद सुबह के दरमियान हमें कल्याण नाका के पास वो गाड़ी ऐसे ही अनक्लेम्ड कंडीशन में छोड़ के वो भागा ऐसे लगा। गाड़ी हमने चेक की तो उसमें गाड़ी में से लगभग 2 करोड़ 33,60,000 रुपीज गाड़ी में से हमें रिकवर हुआ। अरनाला पुलिस ने सबसे पहले एजेंसी से ड्राइवर की जानकारी निकाली और उसके दोस्तों का पता लगाया तो एक दोस्त अक्षय मोहिते दागदार निकला और वारदात के दिन वो सीसीटीवी में विरार में घूमता भी दिखा था। उसके इंट्रोगेशन में पता चला कि जो रोहित आरू है मेन एक्यूज, वो नगर बीड़ एरिया में उसके दोस्त लोगों के साथ घूम रहा है और उनके घर में छुप के रह रहा है, 1-2-3 फ्रेंड के घर में। उस हिसाब से इमीडिएटली अरनाला पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम गई थी। उन्होंने जो ग्राउंड वर्क किया, आसपास एरिया का सीसीटीवी वगैरह निकाला, रूट में से निकाले तो एक गांव में वो उसका होने की इंफॉर्मेशन मिली थी। रात को वहाँ पे रेड करने के बाद वो घर में सोया हुआ मिला और उसके साथ 1 करोड़ 88,19,100 रुपीज़ वहाँ से रिकवर हुआ है। ये ऐसे चोरों की कहानी है जो करोड़ों रुपए चुराने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उनके पास न तो पूरी रकम ले जाने की कोई व्यवस्था थी और न ही खुद छुपने और रकम को छुपाने की फुल प्रूफ योजना। नतीजा, जाना था लद्दाख लेकिन पहुंच गए लॉकअप। बसई विरार से राजा महल और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब रुक करते हैं क्राइम जगत की दूसरी खबरों की ओर। हरियाणा के अंबाला के कोर्ट परिसर में एक वकील पर हमला हुआ है। ये हमला कुछ युवकों ने चाकू से किया है, जिसमें शैलेंद्र मोहन नाम के वकील बुरी तरह घायल हो गए हैं। हमला उस वक्त किया गया जब वकील अपने चैम्बर में बैठे थे। वहीं अज्ञात हमलावरों ने उन पर चाकू से वार किया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओडिशा के कटक में 4 लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी IIFL के दफ्तर से करीब 10 करोड़ से ज्यादा का सोना और कैश लूट लिया है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली में लुटेरों का गैंग गिरफ्तार। दिल्ली के RK पुरम में पुलिस ने लिफाफा गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अगस्त 2020 से इन्होंने आम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा, गहना और ATM कार्ड लूटना शुरू किया था। ये RK पुरम, सरोजनी नगर और वसंत कुंज इलाके में वारदात को अंजाम देते थे।